वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? दिस इज़ मी जलाल अहमद, योर ओ लेवल इस्लामिया टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द कैलिफेट ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एज़ यू ऑल नो कि हमने प्रीवियसली एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकम्मल कैलिफेट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की हुई है, तकरीबन 2 घंटे की। और उस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ऐसी ही एक वीडियो हज़रत उस्मान पर भी हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। तो आप सबकी भरपूर फरमाइश पर हज़रत उस्मान की वीडियो हाजिर खिदमत है भाई। और हज़रत उस्मान की कैलिफेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही पुराने पास पेपर के क्वेश्चन के साथ, जिसकी मार्किंग स्कीम भी आप सबको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन्स पर। तो ये क्वेश्चन क्या है पहले? व्हाट मेजर इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये क्वेश्चन है पास पेपर में जून 2010 का। और उसकी जो मार्किंग स्कीम जो दी हुई है, अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हजरत उस्मान की पूरी कैलिफेट कवर हो रही है। तो हम हजरत उस्मान की पूरी कैलिफेट को ही जो है वो डिस्कस करेंगे। अब मार्किंग स्कीम क्या कहती है, पहले मार्किंग स्कीम को देखते हैं, फिर अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे, पूरे के पूरे इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या कह रही है। हज़रत उस्मान वॉज द थर्ड खलीफा। ही कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द इस्लामिक टेरिटरीज। देखो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इलेक्शन से हम यहाँ पे बात शुरू करेंगे कि हाउ ही वॉज इलेक्टेड एज खलीफा फर्स्टली। और उसके बाद विल मूव टू द पॉलिसीज ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, हज़रत उस्मान की जो पॉलिसीज़ होंगी वो सारी की सारी पॉलिसीज़ मेंशन करने के बजाय हम ख़ास तौर पे उन पॉलिसीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुख्तलिफ हैं उनकी पॉलिसीज़। सही है जी। कुछ पॉलिसीज़ जो हज़रत उमर की थी उन्हीं की लेगेसी को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कंटिन्यू किया। बट कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिन्होंने जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं बनाई, या फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट की उन्होंने। तो हम उन पॉलिसीज़ को ख़ास तौर पे हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। इसी तरीके से ही एक्सपेंडेड द स्टेट टूवर्ड्स द ईस्ट एंड मेडिटेरेनियन। और ये जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जितनी भी एक्सपेंशन हुई है उस सारी की सारी एक्सपेंशन को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। अच्छा, हज़रत उस्मान के ज़माने की जो बैटल्स है ना, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ होने वाली रिबेलियस मूवमेंट, और हज़रत उस्मान ने उसको कैसे डील किया, उन रिबेल्स को कैसे क्रश किया और पीस को दोबारा से कैसे रिस्टोर किया। और दूसरे हिस्से में हम ये पढ़ेंगे कि एक्सपैंड कैसे किया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ठीक है जी। इसी तरीके से ऑब्वियसली जो अगला पॉइंट यहाँ पे मेंशन भी है कि ही क्रश मेनी रिबेलियंस, डिटेल्स ऑफ द एरियाज कॉन्कर्ड एंड रिबेलियंस पुट डाउन कुड बी गिवन हियर। ऐसी बात है, हम उन इवेंट्स का जिक्र खास तौर पे करेंगे जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुए, जिसके अंदर रिबेल्स को क्रश किया गया, कौन कौन से इलाकों में क्रश किया गया, इसी तरीके से कहाँ कहाँ एक्सपैंड किया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने। इसी तरीके से द फर्स्ट मुस्लिम नेवल फ्लीट, हज़रत उस्मान के ज़माने में मुसलमानों की हिस्ट्री का पहला नेवल फ्लीट प्रॉपरली जो है वो लॉन्च किया गया, नेवी मुसलमानों की बनाई गई, कौन इस नेवी का पहला कमांडर था, कहाँ पे इस नेवी ने अटैक किया। इसी तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है हज़रत उस्मान के ज़माने की, बैटल ऑफ मस। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो एक प्रॉपर समंदरों में होने वाली बैटल है। अच्छा जी। इसके साथ साथ इट वाज उस्मान हु ड्यूरिंग हिज टर्म as Khalifa ordered a full edition of Quran to be made, and for this appointed Zaid bin Sabit to lead the compilation. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, एज वी ऑल नो, के कुरान को स्टैंडर्डाइज किया था इन द कुरैशिस डायलैक्ट। तो उस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होली कुरान को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। ही ऑर्डर्ड ऑल अनऑफिशियल कॉपीज ऑफ द कुरान टू बी बर्न। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर एक तरीके से बैकफायर भी कर गया उनका ये डिसीजन, कि तमाम की तमाम पॉलिसीज को अपना, सॉरी, तमाम की तमाम जो कुरान की स्टैंडर्ड से हटकर कॉपीज हैं उन सबको जलाने की ऑर्डर की दी है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्डर क्यों दिए और क्या क्या बैकलैश का सामना करना पड़ा। सम कैंडिडेट्स मे वेल डिस्कस दैट इट वाज बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, uh, and the charge that he had appointed, and the charge here that he had appointed inefficient relatives as governors, that his rule caused disquiet and
लेड टू सेवरल अपराइजिंग्स। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ होने वाली जो अपराइजिंग्स है उसका हम जिक्र करेंगे, उसके रीजंस हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ एक प्रॉपर बगावत हुई। दे कुड गो ऑन टू मेंशन द अपराइजिंग इन इराक, कूफा, इजिप्ट एंड say how finally in 35 AH troops from all three provinces arrived at Medina to take their complaints directly to Khalifa। एंड फाइनली हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ होने वाली अपराइजिंग के नतीजे में उनकी शहादत यानी मार्टरडम को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इलेक्शन एज खलीफा को डिस्कस करते हैं कि हाउ ही वाज इलेक्टेड एज खलीफा। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैलिफेट में, जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर अबू लुलु फिरोज ने फजर की नमाज के दौरान अटैक किया। हज़रत उमर अपने डेथ बेड पर हैं। किसी शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आके कहा कि आप अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को नॉमिनेट कर दें एज द नेक्स्ट खलीफा, चूंकि वो बहुत लर्नेड कंपेनियन है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्होंने बहुत सारी हदीसें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरेट की हैं। तो आप उनको जो है वो खलीफा नॉमिनेट कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स पर अपने डेथ बेड पर होने के बावजूद नाराज हुए और उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं कैसर और किसरा की सुन्नत को फॉलो करूं, यानी कि जो रोमन्स और पर्शियंस की जो जो सुन्नत थी कि वो मरने के बाद या मरने से पहले अपने बेटे को नॉमिनेट करके जाते थे अपने सक्सेसर के तौर पे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि नेपोटिज्म के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को तो नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने जो बहनोई थे वन ऑफ द 10 बेस्ट कंपेनियन यानी कि सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी नॉमिनेट नहीं किया। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिक्लेयर्ड 10 बेस्ट कंपेनियंस थे उनमें से 7 जिंदा थे, 7 में से एक हज़रत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनको नॉमिनेट नहीं किया। और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 लोगों को नॉमिनेट किया। किन किन को? हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु एंड अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन लोगों को हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नॉमिनेट किया कि भाई मेरे बाद इनमें से कोई एक खलीफा बनेगा। और उसका प्रोसेस क्या होगा कि सारे के सारे लोग, इन लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, एक या कमरे में से मुराद एक जगह, एक घर में बंद कर दिया जाएगा, और वहां से कोई भी ना आ सकेगा ना कोई जा सकेगा। और ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि इनमें से किसको खलीफा बनना चाहिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले तो अपना नाम विड्रॉ कर लिया, और फाइनली हजरत बारी बारी सबसे उन्होंने पूछा कि भाई किसको कंपेनियन बनना चाहिए। वोट्स स्प्लिट हो गए। हज़रत उस्मान के हक में भी वोट आ गए, हज़रत अली के हक में भी वोट आ गए। हज़रत उस्मान ने हज़रत अली के हक में वोट दिया, हज़रत अली ने हज़रत उस्मान के हक में वोट दिया। इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारे और सीनियर कंपेनियन से वहाँ से बाहर निकल के मशवरा किया कि भाई एक कन्फ्यूजन है और मेरा वोट डिसाइडिंग वोट है, अब मैं आप सबसे मशवरा करना चाहता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, किसके हक में वोट दूँ। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। फाइनली हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में सबको जमा करके ये अनाउंस किया कि उनका वोट हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में है, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही अगले खलीफा होंगे मुसलमानों के। दैट इज़ हाउ ही वॉज चूजन एज द थर्ड खलीफा ऑफ इस्लाम। ये हज़रत उस्मान के इलेक्शन का प्रोसेस था मुख्तसर करके। अब इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, जाहिर सी बात है अगर हम उसके ऊपर बहुत लंबी करने जाएंगे तो फिर जो है वो वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी और हमारा आंसर भी बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। देखो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, इसमें से जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि ज़्यादातर हम उन पॉलिसीज़ को मेंशन करेंगे कि जो कि उनकी डिस्टिंक्टिव पॉलिसीज़ हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुख्तलिफ हैं। अदर देन दैट हज़रत उमर वाली जो सेम पॉलिसीज़ हैं उनको अलग से डिस्कस करना दोबारा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ तो यहाँ सारी रहे हैं, डिस्कस तो हम यहाँ सारी कर रहे हैं, लेकिन मैं जिन जिन पॉलिसीज़ को टिक करता जाऊँगा ख़ास तौर पे
उनको मेंशन करना ज़रूरी होगा। अच्छा, ही कंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एंड रूल द एम्पायर थ्रू मजलिस शूरा। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो पॉलिसी थी, जो उन्होंने इनहेरेंट की थी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो उन्होंने इनहेरेंट की थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने कंपेनियन से कंसल्ट किया करते थे, उसी चीज़ को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो अपनी कैलिफेट का पार्ट बनाया था, कि उन्होंने एक मजलिस शूरा सेटअप की थी, कि जब वो जिनसे वो कंसल्टेशन किया करते थे। और हज़रत उमर ने भी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा अपने ज़माने में, कि उन्होंने मजलिस शूरा बनाई, और जूनियर कंपेनियंस को ट्रेन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाने के लिए उन्होंने मजलिस आम भी बनाई थी। तो ये सारी की सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, उसी डिस्कस क्या करेंगे कि उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि उन्होंने भी मजलिस शूरा से ही कंसल्टेशन का सिलसिला जारी रखा। ही यूज्ड टू hold regular meetings with district governors and administration to be fully informed of every development। अगेन जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की लेगेसी थी उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया। द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ द एम्पायर वाज ऑन इट्स पीक एंड देयर वाज हार्डली एनी पर्सन लेफ्ट एलिजिबल टू रिसीव ज़कात। अच्छा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक पॉलिसी थी, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी उनके ज़माने में, चूंकि फेमाइन आया था, तो उन्होंने डिसाइड ये किया था कि बैतुल माल के अंदर जितना भी माल आया करेगा अदर देन ज़कात, हम उस माल को फौरी तौर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे कि जिजिया का आना, जैसे कि माल गनीमत का आना, कि हम इन सारे मालों को फौरी तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम सेव करेंगे। इसका सबसे बड़ा मकसद ये था, या सबसे बड़ी वजह ये थी बेसिकली, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट जो थी, या कैलिफेट जो थी, वो बहुत, उनके पास इतना पैसा या इतना रिजर्व होता ही नहीं था कि अगर किसी किस्म का कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कोई फेमाइन आ जाए तो उसको डील किया जा सके। तो इतना उन्होंने बेसिकली ये पैसा सारा का सारा प्रिजर्व करने का मकसद ये था, कि एक रिजर्व उनके पास कायम रह सके, ताकि जो है वो अगर कभी भी इस किस्म का कोई मसला हो, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फेमाइन आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो उसके अंदर लोगों की हेल्प की जा सके। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, और जितना भी पैसा आता था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वो सारा का सारा पैसा बैतुल माल में ही जो है वो प्रिजर्व करवा देते थे। और जब जैसे जैसे जिस जिस चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी वो पैसा खर्च किया जाता था। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर की इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से बैतुल माल जो है वो पूरी तौर पे भर गया। मस्जिद नबी के अंदर माल जो है वो रखा जाने लगा। हर प्रोविंस के अंदर भी ये सिचुएशन थी, कि वहाँ पे भी बहुत पैसा ही पैसा आ गया सारे सब मुसलमानों के पास। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो रिजर्व्स थे वो भी मुसलमानों के पैसों से भर चुके थे, और कोई भी ऐसा शख्स बाकी नहीं बचा था मदीना के अंदर खास तौर पे जो ज़कात लेने के लिए एलिजिबल हो। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो मुख्तलिफ थी। सबसे पहली पॉलिसी आपके सामने ये आ रही है, कि इंक्रीमेंट ऑफ 25% उन्होंने ग्रांट किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में सोल्जर्स की बाकायदा सैलरीज जो है वो रखी थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन सैलरीज के ऊपर 25% का इंक्रीमेंट किया। जाहिर सी बात है भाई, पैसा ही पैसा है, पैसा जो है वो मुसलमानों का पैसा मुसलमानों पे खर्च होना चाहिए। तो फिर मुसलमानों का पैसा मुस्लिम सोल्जर्स पर खर्च हुआ, 25% सैलरी में इजाफा हो गया। ही ऑल्सो गिव रिलैक्सेशन ऑन टैक्सेस टू पब्लिक। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो टैक्सेस इंपोज किए हुए थे उसके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन दी थी, कि भाई पैसा बहुत है, रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉस। अच्छा जी, ही लिफ्टेड बैन इम्पोज बाय हजरत उमर ऑन सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू फ्लरिश ट्रेड। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया था, कि अपने ज़माने में एग्रीकल्चरल लैंड की सेल और परचेज के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी। क्यों? ऑब्वियसली उनके ज़माने में फेमाइन आया था, और फेमाइन की वजह से हो ये रहा था प्रॉब्लम, कि भाई जाहिर सी बात है फूड शॉर्टेज हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक चीज़ नोट की, कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत सारे लोग, चूंकि वो सेलेबल है, तो बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म ही नहीं करते, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मुस्लिम एम्पायर फूड शॉर्टेज का शिकार हो गई। तो उन्होंने अपने ज़माने में एग्रीकल्चर लैंड की सेल और परचेज पे ही पाबंदी लगा दी, कि नहीं भाई, अब आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, फूड ग्रो करना पड़ेगा, क्रॉप ग्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ज़मीन किसी काम की नहीं है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, चूंकि उनके ज़माने की पॉलिसी थी, तो उसको तब्दील किया उन्होंने। और मुसलमानों के पास पैसा माल सब कुछ बहुत आ चुका था, अनाज सब चीज़ें बहुत थी, मुसलमानों के पास रिजर्व्स भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि बेचो भाई अपनी ज़मीनें, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, प्रॉफिट कमाओ।
ठीक है। तो जमाने के हिसाब से पॉलिसी तब्दील हो गई। अच्छा जी। इसी तरीके से ही इंट्रोड्यूस्ड अ सेकंड कॉल टू फ्राइडे प्रेयर, ये भी एक अलग पॉलिसी है। जुम्मे के दिन दूसरी अजान, जैसे आप सबको मालूम ही होगा, क्योंकि जुम्मे के दिन जो जुम्मे की नमाज के वक्त दो अजानें होती हैं। एक अजान जो जोहर की नमाज का वक्त जब दाखिल होता है जब होती है, और दूसरी अजान खुतबे से पहले दी जाती है, एज एन अनाउंसमेंट या एज अ फाइनल वार्निंग कि भाई अब आ जाओ मस्जिद में, अब बिल्कुल ना टाइम खत्म हो चुका है बॉस। ठीक है जी। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इस दूसरी अजान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। देखो, चूंकि चूंकि नमाज का वक्त सेंट्रलाइज होता था, ये तो हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे पास बहुत सारी मसाजिद हैं जिनमें जुम्मे के, कराची के अंदर तो ख़ास तौर पे 1 बजे से जो है जुम्मे की नमाज का वक्त शुरू होता है, और मुख्तलिफ मसाजिद में पौने 4 बजे तक आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर हम ट्रैवल करते हैं सऊदीया में, अगर हम ट्रैवल करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, बहुत सारी जगहों पर नमाज के टाइमिंग जो है वो सेंट्रलाइज होते हैं। सब जगह एक जैसा टाइम, अगर एक दफ़ा आपकी नमाज चली गई तो फिर आप फारिग, अब आपने नॉर्मल जोहर की नमाज अदा करनी होगी। और अगर बैक टू बैक 3 जुम्मा ऐसा हो गया बॉस, तो फिर खतरे वाली बात है, आप दायरे इस्लाम से खारिज भी हो जाएंगे, और आपको तजदीद ईमान यानी दोबारा से कलमा पढ़ के मुसलमान होना पड़ेगा। तो ये सारा टेंशन वाला इशू था। तो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने एक फाइनल वार्निंग के तौर के ऊपर सेकंड फ्राइडे की अजान मुतारिफ करवाई। अच्छा जी। ऑन द ओकेजन ऑफ रमदान, ही इंक्रीज द डेली अलाउंसेस ऑफ द पीपल। अगेन एक, रमज़ान के मौके पे जो जो डेली अलाउंसेस थे लोगों को मिला करते थे, गवर्नमेंट वर्कर्स को मिला करते थे, उसके अंदर भी इजाफा किया उन्होंने। हजरत उमर की पॉलिसी थी, उन्होंने 4,000 मस्जिदें बनाई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने भी अपने ज़माने में 5,000 मस्जिदें बनाई, अगर चाहो तो मेंशन करो। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड एंड ब्यूटिफाइड मस्जिद नबी और मस्जिद हराम। सेम हजरत उमर वाली पॉलिसी उन्होंने भी अपने ज़माने में किया था, इन्होंने भी अपने ज़माने में किया। ही ऑल्सो गेव द फैसिलिटी टू द पीपल टू ड्रॉ लोन्स फ्रॉम पब्लिक ट्रेजरी। भाई पैसा बहुत है, पब्लिक चाहे कारोबार शुरू करे, मुसलमानों की जो इकॉनमी है उसको मजीद फ्लरिश करे, फ्लरिश करने में हेल्प करे, तो इसके लिए भाई कारोबार करो। कारोबार करने के लिए तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट तुमको पैसा देगी, इंटरेस्ट फ्री लोन लो गवर्नमेंट से और अपना कारोबार शुरू करो। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो है और प्रपोजल लेके गवर्नमेंट के पास आओ। अच्छा जी। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ट्रेड एक्टिविटीज फ्लरिश्ड इन मदीना विच इंक्रीज द पब्लिक वेल्थ। ट्रेड एक्टिविटीज फ्लरिश हुई, पैसा ही पैसा था लोगों के पास, ट्रेडर्स भी आते थे बाहर से, जो है वो ट्रेडर्स आ रहे थे, मुसलमानों के पास माल गनीमत की वजह से भी बहुत माल आ रहा था, जिजिया की वजह से भी बहुत माल आ रहा था, ज़कात की मद में बहुत माल आ रहा था। तुम और मुसलमान जो है वो बहुत तरक्की कर रहे थे। इसके साथ साथ इस तरक्की के अंदर हज़रत उस्मान और हज़रत उमर के ज़माने की भी कुछ पॉलिसीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार था। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में टाउन हाउसेस बनवाए थे, यानी बहुत सारे हाईवेज बनवाए थे। उसी चीज़ को हज़रत उस्मान ने भी अपने ज़माने में कंटिन्यू किया। ही बिल्ड गेस्ट गेस्ट हाउसेस in the main cities to develop and developed market for trade purposes and also appointed an officer to look after markets की look after करना, मार्केट्स के अंदर प्राइसेस की look after करना, मार्केट प्लेसेस का बनाना ताकि नए ट्रेडर्स आ सकें, बाहर से ट्रेडर्स आ सकें, ट्रेड एक्टिविटीज़ को वेलकम किया गया बड़ी तादाद में। बेसिकली ये पॉलिसी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कॉमन पॉलिसी है। ही मेड एन अरेंजमेंट फॉर वाटर सप्लाई फॉर ट्रेवलर्स बाय डिगिंग वेल्स ऑन द हाईवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भाई गर्मी का यानी गर्म इलाका था, और जो बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे जब वो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आया करते थे, पानी रास्ते में पानी नहीं मिलता था, तो उन्होंने उन ट्रेडर्स के लिए हाईवेज पर कुएं खुदवाए पानी के ताकि उनको पानी मिल सके। इसी तरीके से इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन फ्रॉम फ्लड्स ही ऑल्सो बिल्ड डैम्स। भाई डैम्स बनवाए, मुसलमान तरक्की कर रहे हैं बॉस, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है फुल थ्रॉटल पर। एक्सटेंशन ऑफ जन्नतुल बकी वाज आल्सो डन बाय एडिंग गार्डन्स ऑन द ईस्टर्न साइड। ये एक ऐसा डिसीजन है बच्चों, इस पर मैं डबल टिक यूं कर रहा हूँ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो डिसीजन था कि जन्नतुल बकी में एक्सटेंशन, देखो ऐसी बात है हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि भाई मैं मदीना में फौत हो जाऊं और जन्नतुल बकी में मेरी तदफीन हो जाए। तो जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान इनिशियली बहुत छोटा था, उसके अंदर एक्सटेंशंस बनाई गई।
बाद में उनका ऊपर ये जो डिसीजन था उनका एक बैकफायर भी कर गया। इसको मैंने डबल क्लिक किस लिए किया है कि बाद में हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। ही ऑल्सो स्टैब्लिश ग्रेजिंग लैंड फॉर मिलिट्री हॉर्सेज एंड स्टेट कैमल्स, ये भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की पॉलिसी की कंटिन्यूएशन थी। एक्सटेंशन ऑन कंटोनमेंट वाज आल्सो डन ड्यूरिंग हिज कैलिफेट। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में कंटोनमेंट्स बनाए थे मिलिट्री के लिए, सोल्जर्स के लिए, घोड़े खड़े रखने के जो है वो के लिए स्टेबल्स बनाए थे। ये सब की सब जो है पॉलिसी हजरत उस्मान ने भी कंटिन्यू की। और वो जो कंटोनमेंट्स बनाए गए थे, चूंकि नए फौजी हायर हो रहे थे, फौज की तादाद में इजाफा हो रहा था, सोल्जर्स की तादाद में इजाफा हो रहा था, तो कंटोनमेंट्स में भी एक्सटेंशंस बनाने की ज़रूरत पेश आई। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी, फर्स्ट नेवल अटैक वाज लॉन्च्ड ऑन द बैजेंटीन आर्मी इन हिज कैलिफेट अंडर द लीडरशिप ऑफ मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये पहला जो अटैक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था बॉस? साइप्रस पे अटैक हुआ। इसको भी नीचे, ये भी नीचे अभी डिटेल से आने वाला है। ही ऑल्सो सर्कुलेटेड द कुरान इन द डायलेक्ट ऑफ कुरैश अक्रॉस द मुस्लिम एम्पायर। जैसे कि मार्किंग स्कीम में भी ये पॉइंट था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो पॉलिसी है हज़रत उमर से डिफरेंट पॉलिसी है, इसको भी आप मेंशन करोगे क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी मेंशन्ड है। गवर्नर्स वर मेड अकाउंटेबल फॉर देयर सर्विसेज, ये हज़रत उमर की पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी ये किया करते थे कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट थे। और हज के मौके पे वो गवर्नर्स को जमा किया करते थे, लोग अपने अपने ग्रीवियंसेस बयान करते थे गवर्नर्स के बारे में, कोई कंप्लेंट्स होती थी और फिर उनकी टाइट क्लास होती थी। हज़रत उस्मान के ज़माने में भी इस पॉलिसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। अच्छा जी, Walid bin Uqba was dismissed from the post of governor of Kufa and punished with 80 lashes during his caliphate. Walid bin Uqba एक गवर्नर थे कूफा के। इन्होंने रिबेल्स को भी डील किया था आर्मीनिया में, आज़रबाईजान में। लेकिन वलीद बिन उक़बा बाद में कूफा के जब गवर्नर बनाए गए तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ड्रिंकिंग, तो उनको जो है सजा दी गई, 80 कोड़े भी मारे गए। नॉट ओनली दैट बट ही वॉज ऑल्सो डी पोस्ट फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ कूफा, और उनकी जगह नए जो है वो गवर्नर हायर हुए। ही कंटिन्यूड दी प्रैक्टिस ऑफ हजरत उमर टू सेवन। देखो ये भी हजरत उमर की पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, वलीद बिन उकबा वाली बात मेंशनेबल है लेकिन यहाँ पे नहीं, पॉलिसीज में उसको आप मेंशन नहीं करोगे, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये अलग से है जब गवर्नर्स वाले मामला आएंगे। जब चेंज ऑफ गवर्नर्स पे हम बाद में आते हैं, सबसे पहले तो हम आते हैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की। सबसे पहले तो हम आते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के एक्सपेंशन और उनके खिलाफ होने वाली जो रिबेलियस मूवमेंट है उसके ऊपर जो है हम यहाँ पे फोकस करेंगे। अच्छा जी, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर एंड रिबेलियन। सबसे पहले जो है वो रिबेल्स को कैसे डील किया? यज़गिर्द थ्री जो कि पर्शियन एम्परर था, उस वक्त तुर्कमेनिस्तान में था, उसका मुसलमानों से हज़रत उमर के ज़माने में मुआहदा हो गया था कि ये मुसलमानों के मामलात में अब इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फौत हुए तो इसने अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ की और मुसलमानों के यानी जो इलाके थे, जैसे कि तुर्कमानिस्तान, जैसे कि फ़ारस, जैसे कि किरमान, सीस्तान, मकरान, खुरासान, इन सारी इलाकों के अंदर उसने लोगों को रिबेलियन यानी रिबेल करने पे मजबूर किया अगेंस्ट द मुस्लिम कैलिफेट। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दो मुस्लिम कमांडर अब्दुल्ला बिन आमिर, अहनाफ बिन कैस, इन दोनों को जो है वो डील करने के लिए भेजा। यज़गिर्द से तुर्कमानिस्तान पे उन्होंने अटैक किया, साथ साथ फारस, किरमान, सीस्तान, मकरान, खुरासान, इन सारे के सारे इलाकों में भी अटैक करके दोबारा से पीस को रिस्टोर किया। यज़गिर्द वॉज किल्ड, हिज सन फ्लेड टू चाइना, मुस्लिम एक्सपेंडेड फर्दर इनटू द सेंट्रल एशिया। ये इतनी ही बात है, ठीक है जी। यानी रिबेलियन इन तुर्कमानिस्तान, रिबेलियन इन अजरबैजान। अजरबैजान का इलाका हज़रत उमर के ज़माने में मुसलमानों के साथ आ गया था। अजरबैजान के लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ रिबेल किया व्हेन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बिकेम द न्यू खलीफा। वलीद बिन उक़बा को भेजा गया अजरबैजान। वलीद बिन उक़बा ने जो है वो वहाँ पे अटैक करके दोबारा से उन पीस को रिस्टोर किया। एंड दे अगेन अग्री टू बिकम जिम्मीज, यानी दे अग्री टू पे जिजिया टू द मुस्लिम्स। ठीक है जी, जल्दी जल्दी देखो, ये इसमें आप एक्सपेंशन के अंदर इतना ही टाइम लगाना है और रिबेल्स के अंदर भी इतना ही टाइम लगाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने लेंगे कब कैसे कौन क्यों, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमने हज़रत उस्मान की कैलिफेट के ऊपर
आंसर लिखना है, किताब नहीं लिखनी। ठीक है जी। रिबेलियन इन आर्मीनिया, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपॉइंट किया। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर हबीब बिन मुसलमा के थ्रू वहाँ पे अटैक करवाया, और आर्मीनिया पर जो है वो मुसलमानों ने दोबारा से पीस को रिस्टोर किया, और आर्मीनिया भी मुसलमानों के सिस्टम का दोबारा से पार्ट बन गया। आर्मीनिया वॉज कैप्चर्ड अगेन। अच्छा जी, अटैक ऑन अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है वो इजिप्ट का इलाका था, और अलेक्जेंड्रिया मुसलमानों के हाथ में आ गया था। हजरत लिटर पार्ट ऑफ हजरत उमर कैलिफेट। अलेक्जेंड्रिया एक ऐसा इलाका था कि जिसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी ऊंचे फोर्ट्स थे। अच्छा, ये इलाका पहले रोमन एम्पायर के हाथ में था। रोमन्स ने दोबारा से इस इलाके पर अटैक किया, और वो जो फोर्ट्स थे, वो जो ऊंची ऊंची दीवारें थीं, उसने उनको बहुत एडवांटेज दिया। मुसलमानों ने जो है मुसलमानों के हाथ से जब वो इलाका निकल गया सरप्राइज अटैक की वजह से, तो फिर दोबारा से उस इलाके को कैप्चर करने में मुसलमानों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। पहले भी बड़ी मुश्किलों से अलेक्जेंड्रिया को मुसलमानों ने फतह किया था, दोबारा से मुसलमानों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फाइनली अमर बिन आस, जो कि इजिप्ट के गवर्नर थे, उन्होंने जो है वो अलेक्जेंड्रिया पे अटैक करवाया, और अलेक्जेंड्रिया मुसलमानों ने फतह किया, रीगेन किया। इस दफ़ा ऑर्डर ये दिया अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो कि गवर्नर ऑफ इजिप्ट थे, कि हम अलेक्जेंड्रिया के इर्द गिर्द जितने भी फोर्टिफाइड जो दीवारें हैं उन सब दीवारों को तोड़ देंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता दोबारा से कभी अटैक वाली सिचुएशन होती भी है तो फिर हम अटैकर्स से डील कर सकें आसानी से। रिबेलियन इन रे सिटी। अगेन अर्रे सिटी, हजरत अपना ये हजरत अबू बकर के ज़माने में, और जो है वो मुसलमानों के साथ शामिल हुआ था। अबू मूसा अशी रजी अल्लाह तआला अन्हु द गवर्नर ऑफ बसरा सेंट एन आर्मी। रे वॉज कैप्चर्ड अगेन। सूडान, ये बड़ा मुश्किल इलाका था मुसलमानों के लिए। सूडान, नूबिया उस इलाके का नाम था उस जमाने में। ये अफ्रीका का इलाका था। मुसलमानों ने यहाँ पे दो मरतबा अटैक किया। पहली मरतबा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि गवर्नर ऑफ इजिप्ट थे, उन्होंने अटैक किया, वो कामयाब नहीं हो सके कैप्चर करने में। दूसरी मरतबा भी अब्दुल्ला बिन सराह, जो कि कमांडर थे, उनके थ्रू अटैक करवाया गया, वो भी डिफीट हो गए। ये जो नूबिया के, जो सूडान के जो वॉरियर्स थे, ये बड़े ट्रेंड वॉरियर्स थे। ये क्या करते थे, जो इनके जो आर्चर्स थे, जब भी मुसलमान अटैक करने के लिए जाते, ये मुसलमानों की आंखों पर अटैक करते, और मुसलमानों की आंखें ज़ाय हो जाती। तो मुसलमान दो मरतबा अटैक के बावजूद भी नाकाम हो गए। बट फाइनली, चूंकि आसपास सब जगह मुसलमानों की गवर्नमेंट कायम होती जा रही थी और बीच में सिर्फ ये इलाका रह गया था, तो नूबिया के लोगों ने खुद से मुसलमानों को ऑफर किया कि भाई तुम हमसे डील कर लो। और फिर मुसलमानों की उनसे एक ट्रीटी हो गई, जिस ट्रीटी का नाम था पप्पू यार तंग न कर पैसे ले ले जंग न कर। ये मेरा अपना दिया हुआ टाइटल है। ठीक है जी। तो इस ट्रीटी में क्या साइन हुआ भाई, दोनों आपस में कोई फड्डा नहीं करेंगे, नो वॉर्स। सिमिलरली बोथ पार्टीज विल प्रोवाइड सेफ पैसेज टू ईच अदर। आने जाने के लिए सेफ रास्ता दिया जाएगा। आप आओ हमारे मुल्क में, हम आपके, आप आओ हमारे इलाके में, हम आपके इलाके में आएंगे। रोज़ाना जो है वो रात को पठान के होटल पे चाय पियेंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से ओपन ट्रेडिंग, हमारे और तुम्हारे दरमियान खुल के कारोबार होगा बॉस, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हमारी और तुम्हारी दोस्ती। अच्छा जी, इसके अलावा हम हर साल, यानी सूडान के लोग हर साल 360 स्लेव्स जो है वो मुसलमानों को जिजिया के तौर पे देंगे, क्योंकि वो अपने रिलीजन पर ही कायम रहेंगे। बाद में लेटर ऑन दे एक्सेप्टेड इस्लाम। आज तक मुसलमान हैं वो लोग। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इनसे एग्रीमेंट हुआ था। फाइनली हम एक्सपेंशन की तरफ आ गए। बाय द वे, रिबेल्स जो थे यहाँ पे आके ख़त्म हो गए थे रे सिटी के ऊपर। अब जो ये नूबिया से हैं, ये एक्सपेंशन वाले जो है वो पार्ट में हम दाखिल हो चुके हैं। ट्रिप्लियन सेबिटुला, किंग ग्रेगरी का इलाका था। इसको ऑफर किया गया कि भाई आजा हमारे साथ दोस्ती कर ले, लेकिन ये बॉस माने नहीं। ही चोज टू फाइट। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु गेव परमिशन टू अटैक। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जो है वो परमिशन दी हजरत अमर बिन आस को कि भाई ज़रा देख लें इस मामले को, अटैक करवाएं ज़रा, इस ग्रेगरी भाई से मामला तय नहीं हो पा रहे। तो फिर ग्रेगरी भाई के इलाके पर, ट्रिपली एंड सेबिटुला पे अटैक करवाया गया मुसलमानों की तरफ से। और मुस्लिम कमांडर थे अब्दुल्ला बिन सरा। हजरत हसन एंड हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस बैटल में पार्ट लिया। उकबा बिन नाफी और अब्दुल्ला बिन जुबैर, आप देख सकते हैं जो ये हाईलाइटेड, यानी हसन एंड हुसैन और अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये मुस्लिम कमांडर्स भी हैं और सेलिब्रिटीज़ भी हैं।
सही जी। मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ ने भी इस जंग में पार्टिसिपेट किया। ऑब्वियसली हसन अल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के सेलिब्रिटी हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मुसलमानों के सेलिब्रिटी हैं। इन दोनों के फादर जो हैं वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सीनियर कंपेनियंस थे, वन ऑफ द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस थे इन दोनों के वालिदैन। अच्छा जी। After long fighting, Muslims got victory. Abdullah bin Zubair रज़ी अल्लाह अन्हु killed Gregory. Huge spoils were collected. अच्छा भाई, ये इतनी इतनी ही डिटेल बहुत है। इससे ज़्यादा लंबी डिटेल में अगर हम जाएंगे एक्सपेंशन के ऊपर तो भाई पूरी किताब, फिर वही वाला सीन है बॉस, फिर किताब लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब आते हैं मुसलमानों का जो पहला नेवल कॉम्बैट या पहला नेवल जो फ्लीट था उसने वो फाइनली लॉन्च हुआ। साइप्रस के ऊपर मुसलमानों ने अटैक किया, 649 में अटैक किया। अटैक करवाने वाले हज़रत उस्मान हैं, उनके ऑर्डर्स पर अटैक हुआ। और अटैक करने वाले मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि गवर्नर ऑफ सीरिया थे, उनको ऑर्डर दिया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अच्छा, साइप्रस भी ऑल नो के एक आइलैंड है तुर्की के करीब। इनका सीन ये था कि ये जो साइप्रस का जो इलाका था ये एक रेस्टिंग प्लेस था फॉर द बैजेंटीन आर्मी। यहाँ पे ये लोग जाते थे, फुल पार्टी करते थे, चिल करते थे। इसके अलावा यहाँ पे इनके असलहा के बहुत सारे जो है वो यानी वेपन्स के बहुत सारे जो है वो रिजर्व्स थे, डिपो थे यहाँ पे वेपन्स के। और ये लोग खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे रोमन्स को। और यहाँ तक पहुँचने के लिए चूंकि बीच में समंदर था तो भाई कश्ती के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था रोमन्स के लिए, क्योंकि उनके पास कश्तियां थीं और हमारे पास कश्तियां नहीं थीं। तो उनके लिए एक ऐसे ऐसा एक सेफ हाउस था कि जहाँ पे अटैक करना मुसलमानों के लिए इम्पॉसिबल सा था। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कन्विंस किया कि हमें जो है वो आप अलाउ करें कि हम प्रॉपर एक नेवी बनाएं और हम साइप्रस पे अटैक करें। फाइनली हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये परमिशन दी। मुसलमान जो है उन्होंने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया साइप्रस के लोगों के लिए कि बॉस अब क्या करें, पहली मर्तबा जो हमारे पास जो नेवी आ रही है ये तो अटैक करने के लिए आ रही है। इससे पहले जो लोग आया करते थे वो यहाँ पे पार्टी करने के लिए आया करते थे, ये कौन लोग हैं जो यहाँ पार्टी करना नहीं चाहते। फाइनली मुसलमान जब वहाँ पे पहुंचे तो साइप्रस के लोगों ने भाई सीधी सीधी बात सरेंडर कर दिया बगैर फड्डा किए मुसलमानों से। उनको पता चल गया कि ये बॉयज पार्टी करने नहीं आए यहाँ पे, बल्कि ये हमारी पार्टी ख़राब करने के लिए आए हैं। तो हम अपनी पार्टी ख़राब करने के बजाय इनसे सुलह कर लेते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं। तो फाइनली तय ये हुआ कि दे विल बिकम जिम्मीज, यानी जिजिया देने पर राजी हो गए। 7,200 दीनार, 7,200 दीनार एनुअली वो मुसलमानों को जिजिया पे करेंगे। दे अग्रीड एंड दे ऑल्सो अग्रीड नॉट टू सपोर्ट द रोमन फोर्सेस। भैया अब रोमन फोर्सेस के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर अब तुमने कोई ताल्लुक कायम किया उनके साथ, मतलब थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा अब कोई ताल्लुक कायम हुआ उनसे तो फिर हम जो है वो तुमसे फिर बदला भी लेंगे इस चीज़ का। द आइलैंड वॉज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम्स ऑब्वियसली। अब आते हैं पहला जो फड्डा है समंदर के अंदर होने वाला, बैटल ऑफ मस, समंदरों में होने वाली नेवी वर्सेस नेवी की जंग। अच्छा, ये कौन कर रहा है? रोमन एम्परर हिराक्लियस का बेटा है, कॉन्स्टेंटाइन नाम है बॉस का। कॉन्स्टेंटाइन भाई को ये लगने लगा कि यार ये जो मुस्लिम बॉयज हैं इनके पास आर्मी जो इनके पास अब तो नेवल फ्लीट भी आ चुकी है, और हमारा जो एडवांटेज था कि हमारे पास नेवी थी और हम समंदरों पे राज कर सकते थे, मुसलमान अब उसको भी चैलेंज करने लगे हैं और आइंदा भी चैलेंज करेंगे। और उसको ऐसा लगा कि इससे पहले कि मुसलमान नेवी में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएं और कोई इस तरह का सीन होने लगे कि हमारे हाथ से चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल जाएं, हम मुसलमानों के इलाकों पर अटैक करते हैं जो बेसिकली हमारे ही इलाके थे जिनको मुसलमानों ने कैप्चर किया है। हम उन इलाकों पे कैप्चर करेंगे थ्रू आर नेवी, और हम मुसलमानों से वो इलाके भी छीनेंगे और इनका जो नेवल कॉन्वॉय है, नेवल उसको फ्लीट है, उसको भी हम फारिग करने की कोशिश करेंगे। दे वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम नेवी टू टेक रिवेंज ऑफ मुस्लिम्स एक्सपेंशन। दे वॉन्टेड टू रीगेन द लॉस्ट पावर। टोटल जो नेवल फ्लीट लेकर आए थे कॉन्स्टेंटाइन भाई, 1,000 जो है वो शिप्स का जो फ्लीट था इनके पास। और जवाब में मुसलमानों के पास जो कुल मिला के जो फ्लीट था जिसमें पुरानी ज़माने की लकड़ी की कश्तियां थीं, वो सब मिला के 200 लोगों का नेवल फ्लीट था। मुस्लिम कमांडर्स जो कि इंपॉर्टेंट थे, एक तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि पहले नेवल कमांडर थे, और साथ साथ अब्दुल्ला बिन सराह। अब्दुल्ला बिन सराह आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं नज़र आते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग याद रख लो, खैर स्पेलिंग तो तुम सब बड़े हो, याद ही हो जाएगी तुम लोगों को। रोमन्स वांटेड टू फाइट इन द सी
मुस्लिम्स वांटेड टू फाइट ऑन शोर, क्योंकि मुसलमानों मुसलमानों को हमेशा ये सूट करता था कि वो जमीन पर जंग लड़ें। और रोमन्स को भी इस बात का पता था कि जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा जमीन पर जंग लड़ना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस दफा तो आपको समंदर में आना पड़ेगा। मुसलमानों ने कहा ठीक है बॉस, अगर तुम चाहते हो हम समंदर में आए, हम समंदर में आ जाते हैं, हम समंदर में ही जमीन बना लेंगे। मुसलमानों ने प्लान ये किया है कि हम अपने पूरे नेवल फ्लीट को एक प्रॉपर सर्कुलर मोशन के अंदर उनके नेवल फ्लीट के करीब लेके जाएंगे और अपने सारी कश्तियों को उनकी कश्तियों से मिला देंगे। अब जाहिर सी बात है, ये वो जमाना है जब कोई बॉम्ब तो या कोई गोले तो मारे जा नहीं सकते, रॉकेट्स तो मारे जा नहीं सकते। तो मुसलमानों की ये प्लानिंग कामयाब हुई, उन्होंने अपनी कश्तियों को उनकी कश्तियों से मिलाकर जमीन के अंदर ही, अपना समंदर के अंदर ही एक आइलैंड सा बना दिया, और जमीन के बनाकर समंदर के बीच में उनके ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। मुस्लिम्स कनेक्टेड देयर शिप्स टू द रोमन्स, मेकिंग इट फ्लोटिंग लैंड, मेकिंग इट अ फ्लोटिंग लैंड। बोथ साइड्स फॉट फियर्सली, मुस्लिम्स वर विक्टोरियस। कॉन्स्टेंटाइन भाई जो है वो फाइनली वहां से शॉर्ट हो गए। मुसलमान जो है वो जंग जीते, तो कॉन्स्टेंटाइन भाई वहां से शॉर्ट हुए, रास्ते में समंदर में गुम हो गए और समंदर में ही बेचारे हलाक हो गए, जहां बहाक हो गए डूबकर। आज तक उन भाई का कुछ पता नहीं चला। अगर किसी को पता हो कि कहाँ हैं तो प्लीज नादरा में इन्फॉर्म कर दें। अच्छा जी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन, आखिरी एक्सपेंशन से रिलेटेड जो आखिरी टॉपिक है। मुसलमान यूरोप में भी पहुंच गए बॉस, पोर्चुगल, स्पेन, सारी जगहों को मुसलमानों ने फतह कर लिया। मुस्लिम फोर्सेस वर सेंड, अब्दुल्ला बिन नाफी बिन हसन, अब्दुल्ला बिन नाफी बिन कैस, सॉरी, अब्दुल्ला बिन नाफी बिन हुसैन और अब्दुल्ला बिन नाफी बिन कैस, ये दो मुस्लिम कमांडर्स को वहां भेजा गया। सर ये तो दोनों एक जैसे नाम है, हाँ, लेकिन गौर करें तो अब्बा के नाम अलग हैं, तो ये दोनों अलग अलग लोग हैं। एंड फाइनली मुसलमानों ने स्पेन भी कैप्चर कर लिया। इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है भाई, इतनी ही डिटेल अवेलेबल थी। अच्छा जी, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की पॉलिसी, कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान को हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने कुरान वाज स्टैंडर्डाइज, कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओल्ड कॉपीज वर बर्न्ट। ये कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान वाले चैप्टर के अंदर तुम डिटेल से पढ़ सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी बॉस, मैक्सिमम एक पैराग्राफ बनाना है इसके ऊपर। बहुत लंबी करने जाओगे तो फिर अगेन किताब लिखनी पड़ेगी। हजरत उस्मान इंट्रोड्यूस सेकंड फ्राइडे अजान, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मस्जिद हराम एंड मस्जिद नबी वर एक्सपेंडेड। चेंज ऑफ गवर्नेंस के ऊपर आते हैं, किसको किसकी जगह और क्यों लगाया गया, ये यहाँ पे हमारे पास रीजंस मौजूद हैं। तो जरा सा इसको हम क्विकली डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, गवर्नर ऑफ कूफा जो थे वो साद बिन अबी वकास थे, उनकी जगह वलीद बिन उकबा को लगाया गया। मानना ये था हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के, कि भाई साद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और पॉलिटिकली इनएक्टिव हैं। साद बिन अबी वकास हजरत उमर के ज़माने से गवर्नर ऑफ कूफा थे, उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट हो गई वलीद बिन उकबा की। दूसरी अपॉइंटमेंट अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि गवर्नर ऑफ बसरा थे, उनकी जगह अब्दुल्ला बिन आमिर को लगाया गया। अब्दुल्ला बिन आमिर गवर्नर ऑफ बसरा लगे। इसका इसका रीजन क्या था? बसरा नीडेड अ गवर्नर हु कुड एक्सपेंड द रूल, टेक मिलिट्री एक्शंस। यानी बसरा को एक ऐसे गवर्नर की जरूरत थी जो कि मिलिटरीली बहुत एक्टिव हो, आसपास जो है वो एक्सपेंशन के अंदर पार्ट ले सके और मिलिट्री एक्शंस ले सके जहां पे भी जरूरत हो। बसरा की अपनी आर्मी बहुत ज्यादा सॉलिड होने की जरूरत है, और उसके लिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा लगता था कि अबू मूसा आशरी की जगह अब्दुल्ला बिन आमिर जो है वो ऐसे कंपेनियन हो सकते हैं या ऐसे गवर्नर हो सकते हैं जो कि बेस्ट सूटेड हो। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हजरत उमर के ज़माने में गवर्नर ऑफ इजिप्ट अपॉइंट हुए। अपॉइंट क्या हुए, बेसिकली फाते थे इजिप्ट के, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी जगह अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को लगाया गया। हुआ क्या, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी ABA, यहाँ पे मेंशन भी है कि ABA ने यानी अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि इजिप्ट के अंदर जितनी भी वेल्थ इकट्ठी होगी वो सब हम अपने एक्सपेंडिचर और सारे कंडक्ट करने के बाद, हम जो भी पैसा होगा, हम स्टेट जो सरप्लस होगा, तो हम स्टेट ऑफ मदीना को नहीं भिजवाएंगे। हजरत उमर के ज़माने से ये पॉलिसी चलती हुई आ रही थी कि जितने भी बैतुल माल थे उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था, बट दे वर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैतुल माल इन मदीना। यानी कि
जितने भी स्टेट्स थे उनके अपने अपने बैतुल माल थे, और वो बैतुल माल अपने सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को कंडक्ट करते थे। और एक्सपेंडिचर्स को कंडक्ट करने के बाद जितना भी पैसा बच जाता था वो सारा का सारा स्टेट ऑफ मदीना को भिजवा दिया जाता था। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सो टू गेन मोर फाइनेंशियल कंट्रोल, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु डिसाइडेड टू रिमूव अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु, और उनकी जगह अब्दुल्ला बिन साद को गवर्नर ऑफ इजिप्ट जो है वो अपॉइंट किया गया। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ये कंटिन्यू रहे, मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तब्दील नहीं हुए। ही वाज रिटेन्ड एज ही हैड गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड अचीव्ड गुड गुड मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द बैजेंटीन। मसला क्या है, हम इसको अलग से डिस्कस क्यों कर रहे हैं? लोगों में ये परसेप्शन फैलने लगा था, ऐसा परसेप्शन बनने लगा इस वक्त तक गवर्नर्स की तब्दीली के बाद खास तौर पे, कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने जानने वालों को और अपने रिश्तेदारों को गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। हालांकि अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने गवर्नरशिप से हटाया था, लेकिन लोगों में ऐसा परसेप्शन बनने लगा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जितनी भी हायरिंग्स हैं गवर्नर्स की वो सारे के सारे उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, इनमें से जो गवर्नर्स, जो 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 डिस्ट्रिक्ट्स के और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स भी थे, बहुत सारे ऐसे गवर्नर्स भी थे जिनसे लोगों को बहुत सारी शिकायत भी थी, और उन शिकायत का प्रॉपरली अजाला नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा अनरेस्ट था। लोग हजरत उस्मान की एडमिनिस्ट्रेशन से, एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली हजरत उस्मान, लेकिन उनके गवर्नर्स की एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थे, और वो ऐसा समझते थे, लोगों में ऐसा परसेप्शन बनने लगा हजरत उस्मान के हवाले से कि ये जानबूझ के उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अच्छा, इसकी वजह क्या थी, हम अभी नीचे जाके पढ़ते हैं कि हजरत उस्मान क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। चार्जेस अगेंस्ट हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो कुछ चार्जेस ऐसे थे जो कि गलत थे, और कुछ चार्जेस ऐसे थे जो ठीक तो थे, लेकिन उसमें हजरत उस्मान, हम उन चार्जेस को हम डिस्कस करेंगे कि वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो डिसीजंस थे वो कैसे जस्टिफाइड थे। और इन सारी की सारी अफवाहों को फैलाने वाला जो शख्स था हजरत उस्मान के खिलाफ, उस शख्स का नाम था अब्दुल्ला बिन सबा। ये कैरेक्टर कौन था? ही वॉज अ ज्यू एंड प्रिटेंडेड टू बी अ मुस्लिम, और ये पूरी मुस्लिम एम्पायर के अंदर ट्रैवल करता था, लोगों के पास जाता था और ऐसे प्रिटेंड करता था कि भाई बहुत मैं नेक आदमी हूँ और मैं बहुत अंदर से मामलात को जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ अंदर का पता है। उस जमाने का ये यूट्यूबर था, जब यानी जो बहुत सारे यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं, उस टाइप का कोई जर्नलिस्ट था जो आपको आज तक ये बताते रहते कि अभी हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं। सही है, ये उस टाइप का कोई बंदा था। अच्छा जी, मरवान बिन हकम्स हायरिंग एज सेक्रेटरी ऑफ उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस बाय हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फेस किया वो था मरवान बिन हकम की हायरिंग। मरवान बिन हकम जो था, ही वाज द फर्स्ट कजन ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। इसको अपना सेक्रेटरी, ये बड़ा यंग सा बॉय था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जिस वक्त खलीफा बने तो उनकी एज तकरीबन 70 साल के करीब थी। तो उन्होंने ज्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक यंग बॉय मरवान बिन हकम को अपना सेक्रेटरी बना लिया था कि भाई ये जरा जरा एक्टिवली सारे कामकाज कर लिया करेगा। ही वॉज अपॉइंटेड एज कातिब फॉर हजरत उस्मान टू हैंडल द स्पेशल ऑर्डर्स, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जैसी बात है, हजरत उस्मान जितनी भी खतो किताबत करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितने भी ऑर्डर्स इशू करेंगे, वो सब ऑर्डर्स लिखेगा ये, और उनकी एग्जीक्यूशन भी ये भाई करवाएगा। उस्मान was heavily reliant on him as he was young and trusted। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को लगता था ये बहुत अच्छा आदमी है। ही वुड समटाइम्स इशूड लेटर्स एंड ऑर्डर्स विदाउट कैलिफ्स नॉलेज। बहुत सारे इस बॉय ने ऐसे काम करना शुरू कर दिए जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम ही नहीं था। उस उनके नीचे नीचे से ही इसने बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करना शुरू कर दी। इसके लिए सीन क्या था? ऐसी बात है, खलीफा के ऑफिशियल ऑर्डर्स के लिए खलीफा के स्टैंप का होना ज़रूरी है। तो इस बॉय ने क्या किया था कि खलीफा के पास जो स्टैंप हुआ करती थी, यानी जो उनकी अंगूठी के अंदर स्टैंप हुआ करती थी, वो इस बॉय ने अंगूठी गायब कर दी। हुआ एक एक दफ़ा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो उनकी अंगूठी थी, बेसिकली हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी थी, हज़रत अबू बकर को मिली, हज़रत अबू बकर से हज़रत उमर से वो हज़रत उस्मान के को मिली। हजरत उस्मान के पास जो अंगूठी थी, एक दिन वो एक कुएं के पास बैठे हुए थे और वैसे ही उन्होंने अंगूठी उतार के साइड में रखी हुई थी।
अचानक से वो अंगूठी गायब हो गई। हजरत उस्मान समझे कि अंगूठी कुएं में गिर गई, कुएं को खाली करवाया गया, बहुत ढूंढा गया सब कुछ, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। बेसिकली वो अंगूठी गुम नहीं हुई थी, वो अंगूठी गायब कर दी गई थी। और ऑब्वियसली मरवान बिन हकम ने वो गायब की। और इस अंगूठी का गायब होना अल्टीमेटली हजरत उस्मान की शहादत का भी बाइस बना। फाइनली क्या हुआ, और तो ये इस अंगूठी की वजह से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के स्टैंप लगने के बाद वो ऑफिशियल हो जाती थी। और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी हायरिंग नेपोटिज्म की बुनियाद पर होने लगी। और ये सारा का सारा इल्ज़ाम हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर लगने लगा कि वो सारी की सारी हायरिंग जो गवर्नर्स की है या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स की है, वो सारी की सारी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु करवा रहे हैं। हालांकि ये सारे के सारे काम हजरत उस्मान की नॉलेज के बगैर मरवान बिन हकम साहब करवा रहे थे। ही वुड ऑल्सो ट्विस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हजरत उस्मान इन हिज फेवर। हजरत उस्मान ने कोई ऑर्डर जारी किए, उसको ऐसे ट्विस्ट कर देता था कि वो उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिले। मिसाल के तौर पे अगर किसी की हायरिंग है तो उसमें हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा, हम तुम्हारी हायरिंग क्यों होने दें, इस टाइप की बातें। जैसे कि कराची में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो ऐसे करना पड़ता है। सीनियर कंपेनियंस फेल्ट दैट दे वर बीइंग साइडलाइन। मरवान बिन हकम की वजह से बहुत सारे सीनियर कंपेनियंस इंक्लूडिंग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सीनियर कंपेनियन, दे फेल्ट कि उनको साइड लाइन कर दिया गया है। और सारा का सारा कंट्रोल हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के सेक्रेटरी और उनके खानदान वालों ने जो है वो संभाल लिया है पूरी की पूरी मुस्लिम कैलिफेट का। मरवान वॉज ऑल्सो अक्यूज of strengthening Banu Umayyah's grip on the Muslims' wealth. He allegedly gifted the high value estates to his family. उसने एक भाई ने क्या करना शुरू कर दिया, जो महंगी महंगी जमीनें थी मुसलमानों की, अपने रिश्तेदारों को वो गिफ्ट करने लगा। ऑब्वियसली फ्री में तो गिफ्ट करता नहीं होगा, कुछ ना कुछ सेटअप चलता होगा अंदर खाने। He was also allegedly involved in sending a fake letter stamped by Hazrat Usman to kill the leader of pros- protesting group in Egypt, विच रिजल्टेड इन उस्मान मार्टरडम। देखो जब हजरत उस्मान के खिलाफ अपराइजिंग हुई तो जो अटैकर्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, बेसिकली जब वो मदीना आए हजरत उस्मान के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, तो हजरत उस्मान ने पहले उनसे निगोशिएट किया और वो निगोशिएशंस कामयाब हो गई। उनका हजरत उस्मान ने एक बहुत अहम मुतालबा मान लिया और उन्होंने भी हजरत उस्मान की बातों को मान लिया। और उनका मुतालबा जो हजरत उस्मान ने मान लिया वो ये था कि भाई मोहम्मद बिन अबी बकर को इजिप्ट का गवर्नर लगाया जाएगा। हजरत उस्मान इस बात पे मान गए। लेकिन जब ये प्रोटेस्टर्स वापस इजिप्ट जा रहे थे तो रास्ते में उनको हजरत उस्मान की तरफ से भेजा हुआ एक लेटर रिसीव हुआ। बेसिकली पकड़ा जानबूझ के वो लेटर उन्होंने, जो एक बंदा लेटर लेकर जा रहा था उस बंदे को पकड़ा। और लेटर में लिखा हुआ क्या था कि प्रोटेस्टर्स जैसे ही इजिप्ट पहुंचे, जो इनका लीडर है उसको मार दिया जाए। ये सुनकर प्रोटेस्टर्स की हट गई ऑब्वियसली कि यार ये क्या सीन है बॉस, हम तो अभी बातचीत करके आ रहे हैं कि भाई मोहम्मद बिन अबी बकर को हम गवर्नर बनाना चाहते हैं, तो आपने यार ये वाला सीन कर दिया। उन्होंने बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने दोबारा से मदीना की तरफ मार्च करना शुरू किया और उन्होंने हजरत उस्मान के घर पे अटैक किया एंड दे किल्ड हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। इसके बाद क्या हुआ, ही वॉज एलिज्ड ऑफ स्टीलिंग हजरत उस्मान स्टेम टू फॉर्ज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि हजरत उस्मान की जो एक अंगूठी थी वो अंगूठी अचानक से गायब हो गई। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस अंगूठी की तरफ से, यानी अंगूठी की वजह से बहुत सारे फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट जो है वो बनने लगे। और जिसका फ़ायदा जो है वो बहुत सारे लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे मरवान बिन हकम और उसके बहुत सारे रिश्तेदारों ने, दोस्तों यारों ने। कंपेनियंस इंक्लूडिंग हज़रत उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजेस्टेड हज़रत उस्मान टू टर्मिनेट मरवान, बट उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज रिलक्टेंट टू टेक हार्श एक्शन अगेंस्ट हिम। देखो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु सॉफ्ट हार्टेड थे, सॉफ्ट नेचर के। देखो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल अलग तबीयत के थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल अलग तबीयत के थे। इसका मतलब ये नहीं कि हजरत उस्मान अकाउंटेबिलिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करते थे, बट हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रिकंसिलिएशन पे बिलीव करते थे कि भाई अगर किसी शख्स से कोई गलती हो जाए तो बजाय इसके कि इसको बिल्कुल आउट कर दिया जाए सिस्टम से, तो उसको रिकंसिलिएशन का मौका दो, दोबारा से रिडीम करने का मौका दो, अपने जो भी गलतियां हैं उससे रिडीम करने का मौका मिलना चाहिए। तो हज़रत उस्मान इस पर बिलीव करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान को सजेस्ट किया कि आप मरवान बिन हकम को हटा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये अगर मैं इसको हटा दूंगा तो सीन ये है कि यार ये तो फिर बिल्कुल ही दीन से हट जाएगा और
इस बॉय का सीन ये हो जाएगा कि आउट हो जाएगा। तो इसको पकड़ के रखने के लिए जरूरी है कि मैं इसको अपने साथ साथ रखूं। देखो उनका अपना थॉट था, आप उससे अग्री कर सकते हो, आप उससे डिसएग्री कर सकते हो। खलीफा प्रॉफिट नहीं होते, खलीफा इंसान है। उनकी डिसीजन मेकिंग में कोई डिवाइन रिविलेशंस, डिवाइन गाइडेंस शामिल नहीं है। तो उनके डिसीजंस दुरुस्त भी हो सकते हैं, उनके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी डिसीजन वो लिया करते थे, वो अच्छी नीयत के साथ, नेक नियति के साथ जो है हुआ करते थे। उनकी नीयत पर हमें एक जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं है। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हजरत उस्मान एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। जब मरवान बिन हकम का इतना सारा सीन सामने आने लगा, तो लोगों ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, हम कैसे चलेंगे ऐसे। अच्छा जी, हजरत उस्मान पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिगेशन लगा, वो था नेपोटिज्म एंड लीनियंसी टुवर्ड्स द गवर्नर्स। कि भाई हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने रिश्तेदारों यानी कि बनु उमैया के लोगों को जानबूझ के गवर्नमेंट में इन करवा रहे हैं, और जो इनएफिशिएंट किस्म के जो गवर्नर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। विद द हायरिंग ऑफ मरवान एंड द चेंज ऑफ गवर्नर्स, पीपल थॉट उस्मान वाज फेवरिंग हिज फैमिली मेंबर। ऐसी बात है, लोगों को तो नहीं पता था ना कि मरवान बिन हकम जो है वो ये सारी हरकतें कर रहा है। लोग ये समझ रहे थे कि सारे के सारे ऑर्डर्स हजरत उस्मान दे रहे हैं। तो हजरत उस्मान के खिलाफ लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट बढ़ने लगा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने रिश्तेदारों को फेवर दे रहे हैं, और नेपोटिज्म का इल्जाम लगने लगा उनके ऊपर। अच्छा जी, he thought his hiring was on merit and his family members were competent. हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ऑन दी अदर हैंड ये समझते थे कि भाई जितनी भी हायरिंग हुई है वो सब मेरिट पे हुई है। ऑब्वियसली हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जो पिक्चर पेंट की जा रही थी बाय मरवान बिन हकम, वो यही थी कि इस जितनी भी हायरिंग हुई है, जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक सेट लेवल के ऊपर या जितने भी डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जितनी भी हायरिंग्स हुई हैं, ये सारी की सारी मेरिट पर हैं, ये सब डिजर्विंग लोग हैं, वहाँ पे इन हायरिंग्स की ज़रूरत है। चूंकि पैसा बहुत था, तो मरवान बिन हकम ने पूरे पूरे तरीके से ये सारे काम करवाए, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु यही समझते रहे कि सारी की सारी हायरिंग्स मेरिट पर है। व्हेन सम गवर्नर्स कमिटेड एरर्स, जैसे कि दे मिसबिहेव विद द पीपल, और साथ साथ कुछ करप्शन होने लगी कि भाई अगर किसी को कुछ काम कराना है तो बस पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इस किस्म के काम होने लगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु डिड नॉट टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट देम। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं लिया उन्होंने? बिकॉज ऑफ हिज मर्सिफुल नेचर। he would also always prefer reconciliation over dismissal. हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का मानना यह था कि हमें रिकंसिलिएशन चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए लोगों को, ताकि वो सुधर सकें, बजाय इसके कि हम इनको उठा के फेंक दें। लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु सॉफ्ट हार्टेड तो थे, इसके बावजूद हजरत उस्मान ने कुछ एक्शंस भी लिए। जैसे कि वलीद बिन उकबा का मैंने आपको शुरू में ही बताया, दोबारा भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि वलीद बिन उकबा के खिलाफ एक्शन लिया। जब वो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ड्रिंकिंग, तो उसको ओपनली जो है उनको जो है वो ओपनली सजा भी दी गई 80 करोड़ की, और उनकी जगह नए गवर्नर को भी अपॉइंट किया गया। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नेपोटिज्म और बिल्कुल ही ऐसा मामला चल रहा है कि भाई कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन भी हुआ। हजरत उस्मान पे अब कुछ ऐसे इल्जामात लग रहे हैं जो कि थोड़े से अजीब व गरीब से इल्जामात हैं, और इनकी नीचे जो है वो आपको जस्टिफिकेशंस भी नजर आएंगी। एक हजरत उस्मान पे इल्जाम लगा कि उन्होंने हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना से एक्सपेल करवाया। अच्छा, ये जो एक्सपेल्जन है ऑफ हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत उस्मान ने नहीं किया था ऐसा। बेसिकली इसका किस्सा ये है कि अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु सीरिया में थे। अच्छा, बाय द वे, हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु बहुत शुरू के मुसलमानों में से हैं। आप सबको याद होगा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक कंपेनियन जो है उनको ऑब्जर्व करते रहे, एक साहब को ऑब्जर्व करते रहे कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए हैं। फाइनली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनको लेकर गए, और कहा कि एक पूरा प्लान सेटअप किया गया था कि भाई मैं जब कोई मुझे लगेगा कि कोई हमें पकड़ने के लिए आ रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो मैं पेशाब करने के लिए बैठ जाऊंगा, आप समझ जाइएगा और आप सीधा चलते रहिएगा। तो फिर फाइनली उनकी मुलाकात हुई, वो मुसलमान हुए, मारा मक्का के लोगों ने में जाकर उन्होंने खुलेआम अनाउंस कर दिया, 2 मरतबा अनाउंस किया, दोनों मरतबा बेचारे को मार पड़ी। हजरत अबू बकर ने उनको जाके बचाया, लोगों ने उनको बचाया। अच्छा, तो अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु बड़े अल्लाह वाले
यानी तमाम ही कंपेनियन अल्लाह वाले हैं, लेकिन बहुत ही सीधे और माल से दूर रहने वाले, माल और जितना भी जर है, मईशत, माश है, इससे दूर रखने वाले अपने आप को कंपेनियन थे। जब उन, जाहिर सी बात है, मुस्लिम हजरत उस्मान की कैलिफेट के अंदर मुस्लिम जो थे वो बहुत ज़्यादा उनकी इकॉनमी फ्लरिश कर रही थी, बहुत माल ही माल था, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया। तो माल सिर्फ मदीना में नहीं था, माल हर जगह था, माल हर प्रोविंस में था, सीरिया में भी माल था। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि भाई ये क्या आपकी पॉलिसी है कि माल जमा करना, ये माल तो, ये तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। तो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इनका बहुत लिहाज करते थे, ऑब्वियसली बहुत सीनियर कंपेनियन थे। इन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेटर लिखा कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत बहुत सीनियर है, मैं इनको कुछ कह नहीं सकता, तो आप प्लीज इनको मदीना बुलवा लें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको मदीना बुलवा लिया रिक्वेस्ट करके। ये मदीना आ गए, मदीना में भी सेम सिचुएशन, भाई माल ही माल, पैसा ही पैसा मुसलमानों के पास। तो इन्होंने खुद से ये डिसाइड किया कि मैं मदीना छोड़कर चला जाऊंगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में पहले से तबूक के मौके पे प्रेडिक्ट कर चुके थे कि अबू जर गिफारी अकेले आ रहे हैं, जब दुनिया से जाएंगे जब भी अकेले होंगे, और क़यामत के दिन भी अकेले उठाए जाएंगे। अब ये बहुत लंबा कॉन्टेक्स्ट है इस हदीस का, तो अभी इसमें जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इतना समझ लो कि ये खुद ही से मदीना छोड़कर चले गए और वहीं पे इनका इंतकाल हुआ, और एक अननोन सी जगह पर, एक अलग सी थलग सी जगह पर इनकी कब्र मौजूद है। अच्छा जी। हज़रत उस्मान पे एक इल्ज़ाम ये लगा कि बहुत लेविश किस्म का लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो भाई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये सारे का सारा जो उनका लाइफस्टाइल है, इसका सारा का सारा खर्चा बेयर करता है बैतुल माल। ये झूठा इल्ज़ाम था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। भाई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल माल के डोनर्स में से थे, उनका अपना बहुत पैसा था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर तरीन कंपेनियंस में शुमार होते थे। बैटल ऑफ तबूक के मौके पे 1,000 दिनार, जो आज की डेट में पौने 400 तोले सोना ऑलमोस्ट बनते हैं बॉस, तो ज़रा हिसाब कर लो कि क्या प्राइस है गोल्ड का आज की डेट में, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि एक जंग के मौके पे उन्होंने ये तो सिर्फ कैश की सूरत में डोनेशन दी, इसके अलावा 200 ऊंट भी उन्होंने सामान से लदे हुए दिए थे, और मुख्तलिफ मौक़ों पे 20,000 दिरहम का, याद है आपको, जो बीर उस्मान जो था वो भी ख़रीदा था उन्होंने एक जीव से और डोनेट किया था मुसलमानों के लिए। तो हज़रत उस्मान जो थे वो बहुत सॉलिड पैसे वाले बंदे थे, तो अपनी जितनी भी लग्जरीज थी वो अपने पैसों से कर सकते थे भाई। और मुसलमानों के लिए भाई ऐसा देखो, हम जनरली, हमारा परसेप्शन ये है कि अगर कोई मौलवी साहब के पास अच्छी गाड़ी है तो हम समझते हैं कि यार अच्छा मौलवी साहब कोई टोपी आदमी है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मौलवी साहब कोई टोपी आदमी नहीं होते। लग्जरीज इंसान अफोर्ड जब कर सके तो उसमें इख्तियार करने में कोई मसला नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी खुद मिसाल है। इसी तरीके से हज़रत उस्मान पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कुरान जलवाया। ऑब्वियसली हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान नहीं जलवाया, कुरान की जो स्टैंडर्ड से हटकर कॉपीज थी उनको जलाया, ताकि मुसलमान बाद में इसको लेकर किसी डिस्प्यूट्स का शिकार ना हो और मुसलमान आपस में यूनाइटेड रहें। अच्छा, इसी तरीके से नॉट ऑफरिंग कसर वाइल ट्रैवलिंग टू मक्का, हज़रत उस्मान के ऊपर इल्जाम लगाया कि उस्मान जब मक्का ट्रैवल करते हैं तो वहां पे कसर नहीं बल्कि नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स के और सुन्नत के खिलाफ है। भाई कसर के लिए ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर हों वहां पे आप मुसाफिर हों। हज़रत उस्मान का एक घर मदीना में था, एक घर मक्का में था, दोनों जगह के वो लोकल थे, तो दोनों जगह वो नॉर्मल नमाज पढ़ते थे, कसर करने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। सिमिलरली उनको, उनके ऊपर एक और भोंडा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जन्नतुल बकी के अंदर जो एक्सटेंशन बनाई गई है वो हज़रत उस्मान के ऊँटों के खड़े करने के लिए एक्सटेंशन बनाई गई है, क्योंकि वहाँ ऊँट खड़े रहते थे। भाई वो ऊँट हज़रत उस्मान के नहीं खड़े होते थे, वो बैतुल माल में चूंकि जगह नहीं थी, जिस जगह बैतुल माल था, तो बैतुल माल के जो ऊँट थे वो जन्नतुल बकी में खड़े होते थे। हज़रत उस्मान के पास अपनी ज़मीनें बहुत थी जहाँ पे उनके ऊँट खड़े हो सकते थे, तो वहाँ पे उनको खड़े रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। हज़रत उस्मान डिड नॉट वांट टू शेयर द वेल्थ विद द प्रोविंसेस। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु जो है उनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि बहुत पैसा ये मदीना के अंदर रोक कर बैठे हुए हैं और जानबूझ के ये वेल्थ को आगे जो है वो फ्लोट नहीं होने दे रहे ताकि प्रोविंसेस तरक्की कर जाएं। ये ये पॉलिसी हज़रत उस्मान की नहीं थी, हज़रत उमर की पॉलिसी थी कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, बाद में इस पॉलिसी को हज़रत अली ने ख़त्म कर दिया। तो ज़माने के हिसाब से हर खलीफा के पास इस बात का इख्तियार होता था कि वो जो पॉलिसी बनाना चाहे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई नीयत ये थोड़ी कि वो ये नहीं चाहते थे कि प्रोविंसेस गरीब रहें, वो ये चाहते थे कि भाई हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव करें। अच्छा जी। कैलिफेट वॉज द राइट ऑफ बनु हाशिम, एक और इल्जाम क्या लगाया गया, भाई हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु चूंकि बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं और कैलिफेट तो सिर्फ बनु हाशिम का हक है, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो जानबूझ के जो है वो यानी अपने होल्ड करना चाह रहे हैं कैलिफेट पर और हुकूमत पर बनु उमैया का। भाई इससे पहले वाले दो खलीफा भी बनु हाशिम में से नहीं थे, यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनका ताल्लुक बनु आदी से था,
और हजरत अबू बकर का ताल्लुक बनु तईम से था। तो अगर ऐसा इल्जाम था तो फिर उन पर भी होना चाहिए था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु चूंकि थोड़े से फेमस क्लैन से थे, तो फिर मौका ये मिला। और एक पुरानी राइवलरी भी रही थी, बनु उमैया वर्सेस बनु हाशिम। तो जो है वो एक इस राइवलरी को दोबारा से इग्नाइट किया गया, बेसिकली ट्रिगर किया गया। अच्छा, तो हजरत उस्मान की कैलिफेट के हम लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि उनकी मार्टरडम से रिलेटेड है। अच्छा, ये जो सारे के सारे जो एलिगेशंस थे, ये के सारे एलिगेशंस को मज़ीद इग्नाइट किया, और मज़ीद जो है वो बेसिकली इसको यानी प्रोपगेट किया एक कैरेक्टर अब्दुल्ला इब्न सबा ने। और जितने भी एलिगेशंस थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे, जो सही थे गलत थे, जिनकी जस्टिफिकेशंस हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली, ये सारे एलिगेशंस को लेके अब्दुल्ला बिन सबा ने बहुत सारे प्रोविंसेस में ट्रैवल किया। और ख़ास तौर पे जो प्रोविंसेस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, कूफा, बसरा एंड इजिप्ट, ये जो है तीन जो प्रोविंसेस हैं, इनके लोग ख़ास तौर पे जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए हज़रत उस्मान के खिलाफ मदीना आए। अच्छा, ये ज़्यादातर इनमें से रिबेल्स में से वो लोग थे जो न्यूली कन्वर्ट्स थे, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को पर्सनली नहीं जानते थे, ऑब्वियसली, और उनके कैरेक्टर से भी नावाकिफ थे। When the rebels reached the caliph's house, his companions asked the permission to fight, but he declined, saying that he did not want any bloodshed in the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कन्विंस करने की कोशिश की इनिशियली, कि आप हमें इजाज़त दें, हम जो है वो इन लोगों से लड़ते हैं, और इनको यहाँ से भगा देंगे या इनको कत्ल करेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिटी में यानी मदीना के अंदर किसी भी किस्म का ब्लड शेड नहीं चाहता। द रिबल्स वर आस्किंग हिम टू रिजाइन, वो डिमांड कर रहे थे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु रिजाइन करें, इस्तीफा दे दें। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, इन रिप्लाई उन्होंने क्या कहा कि नहीं, जिस मनसब पर मैं हूँ, आई कैन नॉट टेक ऑफ द रोब ऑफ ऑनर विद माई ओन हैंड्स दैट अल्लाह हैज़ बेस्टोड अपॉन मी। जो मनसब मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं उस मनसब को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। सही जी। जाहिर सी बात है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको ऑफर किया कि देखो, जो भी तुम्हारे मुतालबात हैं, जो तुम प्रोटेस्ट करने के लिए आए, वो उन सारे के सारे जितने भी तुम्हारी डिमांड्स हैं, वो मेरे सामने डिस्कस करो, हम उसके ऊपर जो है वो डिबेट करेंगे, और इसके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फाइनली हज़रत उस्मान के इस डायलॉग के ऑफर के बाद अग्रीमेंट हुआ, डिबेट हुई। इनिशियली डिबेट हुई बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, और प्रोटेस्टर्स अपना एक मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मोहम्मद बिन अबू बकर को इजिप्ट का गवर्नर बनाएंगे। बाकी ये मुतालबा उनका मान लिया गया। अच्छा जी, व्हेन दे वर रिटर्निंग बैक, दे फाउंड अ मैसेंजर कैरिंग अ फेक लेटर। याद है, हमने मरवान बिन हकम का जिक्र किया कि मरवान बिन हकम ने एक हजरत उस्मान की तरफ से एक फेक डॉक्यूमेंट या एक फेक लेटर इशू किया, और उसके ऊपर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की स्टैंप मौजूद थी। और वो स्टैंप थी किसके पास? मरवान बिन हकम के पास। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि जैसे ही प्रोटेस्टर्स इजिप्ट पहुंचे, इनके लीडर को फौरी तौर पे कत्ल कर दिया जाए। अब प्रोटेस्टर्स ऑब्वियसली गलतफहमी का भी शिकार हो गए। उनको नहीं पता था कि ये लेटर जो हमारे हाथ में है, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं लिखा, बल्कि ये मरवान बिन हकम ने लिखा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हज़रत उस्मान की स्टैंप थी। वो ये समझे कि ये हज़रत उस्मान के ऑर्डर्स हैं। वो इस बात को सुन के गुस्से में आ गए, और दे रिटर्न टू मक्का। अच्छा, जिस वक्त वो दोबारा मक्का आए, सॉरी मदीना आए, मक्का में कह रहा हूँ, मदीना दोबारा आए, ये हज का सीजन चल रहा था। बहुत सारे कंपेनियंस ऑलरेडी हज के लिए गए हुए थे, ऑब्वियसली मदीना से बाहर थे। हज के लिए मक्का जाना पड़ता है, मक्का के सराउंडिंग में हज होता है। तो बहुत सारे कंपेनियंस हज के लिए गए हुए थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के ऊपर उन्होंने दोबारा से जाके उसका मुहासरा कर लिया, उसको दोबारा से सीज कर लिया उसको। With this letter, they returned back and besieged his house again. During this siege, Usman was not even allowed to leave his house for prayer and masjid. Even the supply of water was stopped. खाना पीना सब चीज़ों की सप्लाई को उन्होंने कट कर दिया।
हज़रत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ ने भी जो है वो कोशिश की कि हज़रत हुसैन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए खाना भिजवाएं बाद में। पहले वो इनिशियली खुद भिजवाती रहीं, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो खाना भिजवाएं। और फिर इसके बावजूद हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए वो खाना भिजवाने की कोशिश करती रहती थी। ही ट्राइड एड्रेसिंग द इंसर्जेंट्स अ फ्यू टाइम्स। दोबारा से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको डायलॉग के लिए कहा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहाँ तक कि उनको एड्रेस करने की कोशिश की और उनको अपनी सर्विसेज बताई इस्लाम के लिए। उनको बताया कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ, मेरी क्या सर्विसेज हैं इस्लाम के लिए, मेरी कितनी खिदमत हैं। ये सब की सब चीज़ें उन्होंने जो है वो सुनी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास जो है वो असर नहीं लिया इस बात का। अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था उनको इस बात का डर पैदा होने लगा कि जो लोग हज के लिए गए हुए हैं, जब ये दोबारा आएंगे तो ऑब्वियसली हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उनको ये महसूस होने लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जाहिर सी बात है हम कितने देर तक जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे, हम सब मारे जाएंगे। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड ये किया कि हज़रत उस्मान रज़ा अन्हु के घर के ऊपर अटैक करें। इस अटैक के अंदर अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद बिन अबू बकर, जो हज़रत अबू बकर के बेटे हैं, वो भी शामिल थे। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ा उन दाढ़ी से और उनकी गर्दन ऊपर की। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको क्या कहा, डियर नेफ्यू, योर फादर वुड नॉट लाइक योर बिहेवियर इफ़ ही वॉज अलाइव। आपके फादर को जब इस बात का पता चलता, आपके इस बिहेवियर से वो खुश नहीं होते। मोहम्मद बिन अबी बकर ये बात सुन के वहां से चले गए। बट जो दूसरे अटैकर्स थे उन्होंने हज़रत उस्मान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इस मुठभेड़ के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वाइफ हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उनके ऊपर होने वाले अटैक को रोकने की कोशिश की, जिससे उनकी उंगलियां कट गईं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त, जिस वक्त ये सारा अटैक हो रहा था, उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे। और ये 18th ऑफ ज़िलहज्जा 35 का दिन था, जब एक शख्स जिसका नाम अमर बिन हमक है, ये नाम है इसका, इसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का सर काट दिया। और फाइनली ही एम्ब्रेस्ड मार्टरडम। डेट याद रखना, 18th ऑफ जिलहज्जा 35 तो ये था हमारा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट से रिलेटेड पूरा लेक्चर। तो इस दफ़ा यानी मई जून 2026 की हम बात कर रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लाजमी लाजमी 10 मार्कर्स की प्रैक्टिस करो बच्चों। सी यू गाइस विद अनदर लेक्चर इंशाल्लाह वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।